उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तराखंड में आज से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू। प्रत्याशियों के नामों पर टिकी कार्यकर्ताओं की निगाहें। वायनाड लोकसभा से प्रियंका गांधी का नामांकन। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दी बधाई, कहा भारी मतों से जीत दर्ज करेंगी प्रियंका। मसूरी में जिलाधिकारी के आदेशों का दिखने लगा असर। लगातार शहर की व्यवस्था की जा रही है दुरुस्त। अधिकारियों और जनता के बीच हो रहा है सीधा संवाद। रुड़की में अवैध गौशाला में एक सप्ताह में 19 गायों की मौत। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष ने किया मौके का मुआयना। संचालकों के खिलाफ कार्रवाई के दिए निर्देश। और कृष्णनगरी टी स्टेट में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। पुलिस ने घायल बदमाश को किया गिरफ्तार। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। बड़ी खबर, देश भर की आवाज बनेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा। बड़ी खबर इस वक्त की, वायनाड लोकसभा से प्रियंका गांधी के नामांकन होने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दी बधाई। पूरे देश भर में प्रियंका गांधी ने कमजोर वर्ग, महिला, गरीब सहित विभिन्न वर्गों की मांगों को मुखर होकर यहां उठाया है। मुखर होकर तमाम मुद्दों को उठाया है। संघर्ष की प्रतीक है प्रियंका गांधी। यशपाल आर्य की ओर से कहा गया है कि प्रियंका गांधी देश भर में आवाज बनकर उभरी हैं। वायनाड की जनता ने कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया है, भरपूर समर्थन दे रही है। वायनाड के देवतुल्य जनता प्रियंका गांधी को भी अपार समर्थन और आशीर्वाद देगी। देश भर की आवाज बनेगी प्रियंका गांधी। भारी मतों से जीत दर्ज कर प्रियंका गांधी बढ़ेंगी आगे। यशपाल आर्य की ओर से ये तमाम बातें कही गई। आज प्रियंका गांधी जी वायनाड से नामांकन कर रही हैं। सभी कांग्रेस जनों की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। और जिस तरह से पिछले दशक में उन्होंने कमजोर वर्ग, गरीब, आदिवासी, जनजाति, महिलाएं, अनुसूचित जाति, शोषित समाज, सर्व समाज की आवाज को धार दी, मुखर होकर उन्होंने पूरे देश भर में आवाज को बल दिया और संघर्ष की प्रतीक रही हैं प्रियंका गांधी जी। यह उन्हें विरासत में जो मिला, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, राजीव जी और हमारी संरक्षक इंदिरा जी, हमारी संरक्षक सोनिया जी के उस विचारधारा को, कांग्रेस की विचारधारा को उन्होंने आत्मसात ही नहीं किया। उसको पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ पूरे देश में एक आवाज बनकर उभरी हैं। और मुझे उम्मीद है कि लोकसभा के इस उपचुनाव में वायनाड की जनता ने जिस तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी को भरपूर समर्थन दिया, आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया, शुभकामनाएं दी, उसी तरह वायनाड की महान जनता से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह आदरणीय प्रियंका गांधी जी को भी भरपूर समर्थन, सहयोग, आशीर्वाद देंगी और जिससे कि वो मुखर होकर, आज तक उन्होंने सड़क पर अपनी आवाज को बल दिया है, रैलियों के माध्यम से, जनसभाओं के माध्यम से सड़क पर उतरी हैं, उसी तरह संसद में एक और शक्ति के साथ आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ मिलकर देश की आवाज बनेगी। बढ़ते हैं खबरों में आगे। रुड़की के पनियाला रोड शिवपुरम क्षेत्र में एक अवैध गौशाला में एक सप्ताह में 19 गायों की मौत हो गई है, जबकि 13 गायें पिछले 24 घंटे में मारी गई। पशु चिकित्सालय डॉक्टर रोहित सिंह ने कहा कि मृतक पशुओं के जिगर रक्तशोथ के कारण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। जानवरों को सूखी घास और फफूंद लगी रोटी और सब्जियां खिलाई जा रही थीं। इलाज कर रहे यहां पर वेटरनरी डॉक्टर विपुल सैनी ने बताया कि लगभग अभी भी दर्जन भर गायों की हालत काफी गंभीर है। गौशाला संचालक संजय शर्मा 55 गायों की गौशाला संचालित करते हैं। गौशाला संचालक में नियमावली का पालन नहीं हो रहा था। सूचना मिलने पर रुड़की के संयुक्त मजिस्ट्रेट
मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने मौके का मुआयना करते हुए जांच के आदेश दिए। वहीं उन्होंने कहा सभी गौशालाओं के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू कर रहे हैं और दिशा निर्देश का उल्लंघन करने वाले गौशाला संचालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा जो है अभी स्थल निरीक्षण किया गया है और एसडीएम मैडम को जो है विस्तृत जांच के आदेश दिए जाएंगे। डॉक्टर साहब से भी मेरी बात हुई और डॉक्टर साहब ने जो है पोस्टमार्टम करके जो है विसरा का सैंपल जो है विसरा और फॉडर का जो सैंपल है फर्दर जांच के लेवल के भेज दिया है। और 2 लेवल पर जांचें होंगी। एक तो एक बेसिक जांच होगी जो अभी कल से परसों से शुरू हो जाएगी और फिर जो सेकंड लेवल होगी जांच की वो होगी जब हमारे जो सैंपल रिपोर्ट्स हमने भेजे हैं तो उसकी जांच होकर जो रिपोर्ट प्राप्त होती है तो फिर चीज़ें जो हैं बेटर क्लियर होके आएंगी। जांच के संबंध में जो भी दोषी होगा या फिर जो भी कार्रवाई होगी उचित कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा और इसके साथ साथ ये इंश्योर किया जाएगा कि यहाँ पे जितने भी वो हैं गौशालाएं हैं तो वो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो कि जो हम दे रहे हैं ट्रीटमेंट उसमें हम ये भी मान रहे थे कि हो सकता है कि कोई इन्फेक्शन हो और उसकी वजह से भी हो, मगर कोई भी उसमें सुधार नहीं हो रहा। इन्फेक्शन अगर होता तो जानवर मरता नहीं, उसकी सेहत सुधरनी शुरू होती, मगर ट्रीटमेंट देने के बाद भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे जो एनिमल्स काफी सीरियस हैं। कि चारा आया था तो हम समझ गए थे कि चारा आया था तो फूड पॉइजन, हम वहीं से सोच के आए थे दिमाग में कि ऐसा हो सकता है। तो हमने आते ही वही जो जानवर बीमार थे उनका आते ही सबसे पहले ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था हमने। सर का मुझे कॉल आया था कि उधर पहुंचो फटाफट। हमने सारा काम धाम छोड़ के हम सबसे पहले इधर आए थे। सुबह भी आए, फिर हमें लगा कि सुबह में एक टाइम में काम नहीं चलेगा, फिर हम शाम को भी दोबारा गाड़ी लेके इधर आए। शाम को भी हमने 2-3 घंटा इधर ट्रीटमेंट करा, सारे जानवरों को इंजेक्शन लगाए। जिलाधिकारी के आदेशों का असर मसूरी में दिखने लगा है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शहर की व्यवस्था दुरुस्त करने के आदेश दिए हैं, जिसके संबंध में लगातार यहां काम होते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही जिलाधिकारी की ओर से निर्देशित किया गया था कि मसूरी में बंद पड़ी लोकल बस सर्विस को शुरू किया जाए, जिस पर कार्रवाई करते हुए उप जिलाधिकारी ने बस का संचालन शुरू कर दिया। वहीं मॉल रोड को 5 बजे से रात्रि 10 बजे तक वाहनों की आवाजाही को प्रतिबंध किया गया। शहर के मशहूर यहां कैमल बैक रोड की मरम्मत का कार्य भी शुरू किया गया और गांधी चौक पर यातायात को दुरुस्त करने के लिए ट्रैफिक लाइट लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया। इससे जहां व्यवस्थाएं दुरुस्त होती दिख रही हैं, वहीं अधिकारियों और जनता के बीच सीधा संवाद होता हुआ भी नजर आ रहा है। उप जिलाधिकारी अनामिका सिंह ने बताया कि जिलाधिकारी की ओर से बैठक में शहर की समस्याओं के समाधान को लेकर निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में मसूरी में विभिन्न कार्य प्रगति पर है और जॉर्ज एवरेस्ट में भूमि विवाद को लेकर दोनों पक्षों को सुना गया है, जिस पर जांच के बाद निर्णय लिया जाएगा। ऐसा कहना है कि इनको कहीं ना कहीं रास्ते से अपने घर में जाने में दिक्कत हो रही है, तो इसी संबंध में इनकी समस्याओं को सुना गया है और इस पे एक प्रॉपर जांच करा करके देखेंगे कि इनको इस प्रकार की असुविधा ना हो। इसको जल्द से जल्द किया जाएगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि मसूरी में हमारे और भी काम चल रहे हैं, तो इसको प्राथमिकता से लेते हुए इसकी जल्द सुनवाई की जाएगी और समाधान निकाला जाएगा। और डीएम सर के निर्देशानुसार जो जो समस्याएं हमारे जन सुनवाई में आई थी, जैसे कि गाड़ियों का यहाँ पर अनटाइमली चलना, लाइब्रेरी चौक पर हमारे ट्रैफिक को ठीक से मूवमेंट उसका कराना, ट्रैफिक लाइट का लगना और प्रॉपर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना, टॉयलेट्स को थोड़ा अपग्रेड करना, तो इस प्रकार की सभी फेसेस पे हमारे काम हो रहे हैं और आप लोगों को जल्द ही रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये भी हम लोग देखेंगे कि इस सीज़न में हमारा बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहेगा देखने के लिए और इस पर अभी कार्रवाई चल रही है, जल्द ही आप लोगों को इसमें देखने के लिए मिलेगा। है कि यहाँ पे जो मसूरी है इसमें ट्रैफिक मूवमेंट काफ़ी हेवी रहता है और इसमें स्पेशली अगर रोड्स पे काम करना है तो हमें कहीं ना कहीं लोगों की, टूरिस्ट की सुविधा के अनुसार ही करना पड़ता है, तो वहाँ पर भी आपको काम करने देखने को मिलेगा और इसको भी प्राथमिकता से लिया जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि टूरिस्ट को भी सुविधा हो, जो यहाँ का आम जनता है उसको भी सुविधा हो, तो उसको मद्देनजर देखते हुए इस पर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षण कर लिया गया है और जैसा कि आपने बताया कि उसकी स्थिति ठीक नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है और जल्द ही आप देखेंगे कि इसकी मरम्मत। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, जिस तरह से खबर आ रही है कि यहाँ पर शहर की तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, क्या कुछ इस जानकारी मिल रही है इस पूरी खबर पर? जी बिल्कुल, जिलाधिकारी जो मसूरी आए थे उन्होंने यहाँ अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी और साथ ही जिलाधिकारी को भी निर्देशित किया था कि मसूरी में जो भी समस्याएं हैं, जो सरकार की दिक्कतें आ रही है, उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उसी के क्रम में लगातार कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी द्वारा जो है लगातार कार्रवाई की गई है और जो
संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार बैठकों का दौर जारी है और जो भी समस्याएं सामने आ रही थी तो धीरे धीरे निराकरण हो रहा है। अभी हाल ही में जो है जो सिटी बस है, लोकल सिटी बस थी, वो काफी समय से बंद पड़ी हुई थी, खरीद नहीं हो पा रही थी। उसको लेकर भी जिलाधिकारी द्वारा उसकी मरम्मत कर रही है, तुरंत उसको जो है संचालन शुरू कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों को काफी खुशी है इस चीज को लेकर लगातार तो जिलाधिकारी के निर्देश पर अमल किया जा रहा है। साथ जो है जो सकल सेवा है वो भी लागू करने के लिए अधिकारी के साथ बैठक की गई है। उसके बाद में माल रोड पर जो बेतरतीब वाहन दौड़ते थे उस पर अंकुश लगाने के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था। तो 5 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक माल रोड पर वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित होंगे। इसके साथ ही जो एक बहुत बड़ा मुद्दा था जॉर्ज एवरेस्ट का कि वहाँ स्थानीय लोगों को जाने के लिए जो है वसूली की जाती थी, अवैध वसूली की जाती थी, उस पर भी जो है जिलाधिकारी ने कल जो है बैठक ली है और आज निर्देशित किया है कि इसे जांच करने के बाद जो भी इसमें निर्णय लिया जाएगा उसको अवगत करा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो लाइब्रेरी चौक है जहां पर अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती थी, तो वहां पर भी जो है अब जो है ट्रैफिक लाइट की व्यवस्था कर दी गई है, उस पर भी लगातार काम जारी है और अब ऐसा लगता है कि जो लाइब्रेरी चौक पर जाम की स्थिति है उससे भी काफी हद तक निजात मिल पाएगी। लगातार कार्य किया जा रहा है, जिला अधिकारियों के निर्देशों का पालन किया जा रहा है और जो है जनता में भी काफी राहत की सांस ली है, क्योंकि इस तरीके से दिक्कतें आ रही थी पूर्व में तो अब धीरे धीरे दूर हो रही है। साथ ही जो है जो शहर की सड़कें थी काफी जगह से टूटी हुई थी, क्षतिग्रस्त हो गई थी, उनकी मरम्मत के निर्देश दिए गए हैं। तो उन पर लोक निर्माण विभाग और जो नगर पालिका है उन पर भी काम किया जा रहा है। धीरे धीरे जो है सड़कें दुरुस्त की जा रही है। तो लगातार जिलाधिकारी के निर्देश के बाद कार्य प्रगति पर है और लोगों को इस चीज को लेकर काफी खुशी है। जी, जिलाधिकारी के आदेशों का किस तरह से पालन किया जा रहा है? जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उनकी ओर से तो कई जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं, अभी तक क्या कुछ अमल में लाया गया है? जी बिल्कुल, अभी तक जो है लगातार उसमें कार्रवाई की जा रही है और जो है जिलाधिकारी के निर्देशों का पालन किया जा रहा है। जो छोटी समस्याएं थी जो जल्दी पूरी हो सकती थी उस पर तो पूरा काम कर दिया गया है, उनको पूरा अमल में लाया गया है, उन पर पालन भी किया गया है। लेकिन जिसमें थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं उसको लेकर बैठकें की जा रही हैं, उसको लेकर जो है विचार विमर्श किया जा रहा है कि किस तरीके से समस्याओं से निपटा जाए। इसके लिए जो है लगातार जिलाधिकारी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, उनको जो सभी विभाग है उनको जो है सूचित कर रहे हैं, अपने कार्य की प्रगति की जो है उनको रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। तो उसको लेकर जिलाधिकारी ने प्रसन्नता जताई है कि लगातार विभाग भी काम कर रहा है और जिलाधिकारी लगातार इस पर काम कर रही है। तो आने वाले समय में जो है मसूरी की तो दिक्कतें काफी हद तक दूर हो जाएंगी। इसी को लेकर आज भी जो है जिलाधिकारी द्वारा उप जिलाधिकारी को निर्देशित किया गया था कि जो बड़ी समस्याएं हैं जिन पर थोड़ा समय लगेगा, जो जल्दी नहीं हो सकती है, उस पर भी कार्य करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि धीरे धीरे जो है व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, अगर देखा जाए तो सिर्फ जिलाधिकारी नहीं बल्कि वहां पर जो जनता है उनकी भी बड़ी जिम्मेदारी बनती है ये कि तमाम चीजों को वो भी जिम्मेदार लोगों की तरह ही लेकर चले, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो लोग वहां पर रहते हैं, जिन लोगों का यहाँ पर बसर है, उन लोगों की वजह से भी कई बार व्यवस्थाओं में काफी सारी परेशानियां आ जाती हैं। तो जिम्मेदारी सबकी बनती है, सबको एक साथ ही मिलकर चलना है। जी बिल्कुल, जो बैठक थी तो उसमें जो है जनसंवाद भी। हेलो जी जो जनसंवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया था तो उसमें लगातार मसूरी की जो जनता थी, जो प्रतिनिधि थे, जो सामाजिक संगठन थे, राजनीतिक दलों के लोग थे और सभी उस बैठक में मौजूद थे। सभी से जिलाधिकारी ने आग्रह किया था कि सब जो है इसमें अपना अपना सहयोग देंगे। तो सभी ने आश्वासन दिया था, जितने जो स्थानीय जनता है और जितने जनप्रतिनिधि सभी ने आश्वासन दिया था कि यदि मसूरी की भलाई के लिए कुछ हो सकता है तो सभी शहरवासी उसमें अपना सहयोग देंगे। इसी को लेकर जो है जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया था कि शहर की जनता को साथ लेकर जहां पर भी कोई दिक्कतें आती है तो जो शहर के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सामाजिक संगठन है के लोग हैं, उनके साथ वार्ता की जाए। उनको जिस तरीके की परेशानी है या कहीं कोई दिक्कत परेशानी आती है तो उनको लेकर साथ में चला जाए, उनसे भी राय मशवरा किया जाए। तो स्थानीय लोगों का भी काफी समर्थन मिल रहा है इस चीज को लेकर। स्थानीय लोगों को खुशी भी है कि पहली बार जो है इस तरह के संवाद का कार्यक्रम जिलाधिकारी द्वारा किया गया है और लगातार उसमें कार्य भी हो रहा है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका।
चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेम नगरी से ये बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेम नगर टी स्टेट में चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बदमाश घायल हो गए, दाहिने पैर में बदमाश के गोली लगी है। मौके पर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है। बदमाश के कब्जे से 315 बोर का देसी तमंचा बरामद हुआ। आरोपी की पहचान अनुभव त्रिपाठी निवासी हरदोई के रूप में हुई है। एसएसपी एचएस सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस टीम से इस पूरी घटना की जानकारी ली। आरोपी की धरपकड़ के लिए जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया था। बदमाश को पुलिस ने उपचार के लिए दून चिकित्सालय रेफर किया। आरोपी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का सदस्य है। आरोपी पहले भी लखनऊ में जा चुका है जेल। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो होटल की आड़ में चल रहे देह व्यापार के धंधे का दून पुलिस ने पर्दाफाश किया। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी और नेहरू कॉलोनी पुलिस की संयुक्त टीम ने सेक्स रैकेट में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 आरोपी फरार हैं जिनकी तलाश की जा रही है। साथ ही कई राज्यों की 4 पीड़िताओं को रेस्क्यू किया गया है। आरोपियों से आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की गई है। जिसको लेकर एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट एसओजी और नेहरू कॉलोनी पुलिस की ओर से संयुक्त टीम गठित की गई, जिसके बाद टीम ने दून यूनिवर्सिटी रोड पर स्थित एक निजी होटल में आकस्मिक चेकिंग करते हुए देह व्यापार के कार्य में संलिप्त 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। होटल से हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा की 4 महिलाएं पीड़िता को रेस्क्यू किया गया है। एसएसपी ने बताया कि आरोपी नौकरी और अच्छी तनख्वाह का लालच देकर होटल में देह व्यापार का कार्य करा रहा था। आपको बता दें कि आरोपी वेबसाइट बनाकर फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहकों से संपर्क करता था। मुख्य आरोपी पहले भी देह व्यापार के अपराध में 2 बार जेल जा चुका है। चलिए इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी के लिए साख का चुनाव बन रहा है। केदारनाथ उपचुनाव, बड़ी खबर इस वक्त की। तो बीजेपी के लिए ये बड़ा इम्तिहान है। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी कर चुकी है हार का सामना। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम धामी समेत कई वरिष्ठ नेताओं का इसमें नाम शामिल है। कई नेताओं ने अपनी दावेदारी भी जताई है। प्रत्याशियों का चयन हुआ है जिसमें दल जुट गए हैं। जिताऊ प्रत्याशी के लिए कई दिन से चल रहा है मंथन। पार्टी में गुटबाजी ना हो, इसको लेकर भी प्रत्याशियों के चयन में देरी हो रही है। आज से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। प्रत्याशियों के नामों पर टिकी कार्यकर्ताओं की निगाहें। जल्द हो सकती है प्रत्याशियों की घोषणा। बीजेपी विधायक यहां पर शैला रानी रावत के निधन के बाद से ही खाली है सीट। 20 नवंबर को मतदान और 23 को होनी है मतगणना। बड़ी खबर। तो बीजेपी के लिए साख का चुनाव बन रहा है। केदारनाथ का उपचुनाव बीजेपी के लिए ये बड़ा इम्तिहान है। मंगलौर और बद्रीनाथ का उपचुनाव बीजेपी जब से हारी है उसके बाद से ही बीजेपी बहुत टेंशन में है और हर एक कदम बीजेपी की ओर से बड़ा फूंक फूंक कर यहां पर रखना पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सीएम धामी समेत कई वरिष्ठ नेताओं का नाम स्टार प्रचारक के तौर पर सामने आया है। कई नेताओं ने अपनी दावेदारी भी जताई है। प्रत्याशियों के चयन में कई यहां पर दल भी जुट गए हैं। जिताऊ प्रत्याशियों के लिए कई दिन पहले से ही मंथन शुरू हो चुका था, जो अभी भी लगातार चल रहा है। पार्टी में गुटबाजी ना हो, इसका भी खासा ख्याल पार्टी में रखा जा रहा है ताकि आपस में गुटबाजी की कोई खबर बाहर न निकलकर सामने आए। और इसी को देखते हुए नामों का ऐलान करने में थोड़ी सी देरी भी हो रही है। आज से उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। प्रत्याशियों के नामों पर कार्यकर्ताओं की निगाहें टिकी हैं कि आखिर किस किस का नाम सामने आता है। जल्द प्रत्याशियों की घोषणा भी हो सकती है। बीजेपी विधायक शैला रानी रावत के निधन के बाद खाली है सीट। 20 नवंबर को मतदान और 23 नवंबर को होगी मतगणना। तो बीजेपी के लिए साख का चुनाव इस वक्त केदारनाथ का उपचुनाव यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी के लिए बड़ा इम्तिहान है। मंगलौर और बद्रीनाथ उपचुनाव में बीजेपी हार का सामना कर चुकी है।
इस पूरी खबर पर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। कमल जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये पूरा उपचुनाव केदारनाथ का जो है वो बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा साख की दाव के दौर पे हम देख रहे हैं। इसे कहेंगे कि ये पूरा एकदम अपने सम्मान पर बीजेपी लेकर बैठी है, क्योंकि जिस तरह से मंगलौर का हमने देखा कि वो हार गई और इसके बाद साथ ही बद्रीनाथ का उपचुनाव भी हार गई, तो उसके बाद केदारनाथ का उपचुनाव अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। क्या कहेंगे इस पर? हाँ कंचन, बिल्कुल सही है, क्योंकि केदारनाथ की बात करें तो ये एक आस्था से जुड़ा प्रश्न है कि केदारनाथ सीट, बाबा भोलानाथ की सीट, और अगर भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो कितना इसका वो मैसेज जा रहा है पूरे देश में, क्योंकि बद्रीनाथ ये हार चुके हैं। बद्रीनाथ की यही स्थिति हुई कि जब बद्रीनाथ हारे तो बोला गया अयोध्या हार गए और बद्रीनाथ हार गए, तो भारतीय जनता पार्टी जब बात करती है वहीं अब वो सीटें हार रही। तो केदारनाथ बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसीलिए केदारनाथ की अगर हम बात करें तो पहले से ही हम कहें तो लगभग 1.5-2 महीने पहले से ही भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूरी तरह से सजग रूप से कार्य कर रही है। कई जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्रियों को वहां पर ड्यूटी पे लगाया गया है, पार्टी के बड़े लोग वहां पर लगे हुए हैं। स्वयं मुख्यमंत्री वहां पर गए थे, उन्होंने वहां पर जाकर घोषणाएं करी थी। तो अब दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत है, जहां बिल्कुल कांग्रेस जो दावा कर रही है कि लगातार कि हम फिर केदारनाथ सीट में जीतने जा रहे हैं, लेकिन अब वही है कि देखना है, भारतीय जनता पार्टी भी दावा कर रही है, कांग्रेस दावा कर रही है, क्योंकि यहाँ आमने सामने की सीधी टक्कर होनी है कुल मिला के कहे तो। अब यही देखना है कि बाजी कौन मार सकता है, पर ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है, कुल मिला के कहें कि सूची भी उन्होंने जारी कर दिया। तो वही अब उनका कहना है कि मुझे लगता है कि दिवाली के बाद, क्योंकि अभी 30 त्योहार है, दिवाली के बाद 22 तारीख को यहाँ पर चुनाव होना है, 23 को मतगणना होनी है, तो कुल मिलाकर भी समय बहुत है। लेकिन दीपावली के बाद अगर हम बात करें तो चुनाव में बहुत तेजी आ जाएगी, और अभी से ही भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रतिष्ठा का एक चुनाव बना दिया है। तो कुल मिला के कहें जब प्रत्याशियों की घोषणा यहाँ पर होगी, और मुझे लगता है अगले 2-4 दिनों में जब पार्टी और घोषणा हो जाएगी तो कहीं ना कहीं और तेजी हो जाएगी, और ये भी जानकारी हो जाएगी कि कांग्रेस का कौन प्रत्याशी है, भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी कौन है, और अन्य किसी पार्टी को उपरांत या किसी अन्य का पार्टी का भी प्रत्याशी खड़ा हो रहा है, क्या स्थिति बनती है। तो कुल मिला के कहें प्रत्याशी के जब यहाँ पर पार्टी घोषित हो जाएंगे, इसके बाद चुनाव में और गर्मागर्मी ज्यादा शुरू हो जाएगी। बिल्कुल कमल शर्मा, इसके साथ एक और बात यहाँ पर देखने वाली है कि यहाँ पर बीजेपी किसी भी तरह से ये भी नहीं चाहती है कि पार्टी के अंदर किसी भी तरह की कोई गुटबाजी हो, क्योंकि पहले ही कई ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं गुटबाजी की। तो ऐसे में बीजेपी कोई भी यहाँ पर ऐसा स्टेप नहीं उठाना चाहती ताकि लोगों को ये लगे कि पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी है। इस वजह से नामों का ऐलान करने में थोड़ी सी देरी भी हो रही है। बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल इस चीज को देख के चल रही है, पर सबसे बड़ी बात है कि हम ये देख रहे हैं कि अभी हमने हरियाणा का चुनाव देखा, जहां पर भांड हराया जा रहा था, कांग्रेस को लगातार जिताया जा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं जब नतीजे आए तो बिल्कुल उलट नतीजे आए, और भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार वहां सरकार बनाने जा रही है। और बताया जा रहा है कि कांग्रेस गुटबाजी के चक्कर में और आपसी झगड़ों के चक्कर में चुनाव हार गई। और वही हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन है बहुत बड़ा, सरकार उसकी यहाँ पर उत्तराखंड में बनी हुई है, और सब चीजों को लेकर चलते हुए कहीं ना कहीं ऊपर जरूर नजर आ रही है। पर कांग्रेस के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है किस प्रकार वो गुटबाजी को रोकेगी और इस बार फिर वो केदारनाथ सीट जीतेगी। ये दोनों पार्टियों की बहुत बड़ी चुनौती होगी, और यही हम देखना है कि जब 20 तारीख को यहाँ पर मतदान होगा किसके पक्ष में मतदान होता है, और जब 23 तारीख को जब काउंटिंग खुलेगी और निकल के आएगा रिजल्ट तो किसके पक्ष में आ रहा है। तो कुल मिला के कहें कि जब यहाँ पर दीपावली के बाद जब चुनाव में और तेजी आ जाएगी और सभी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर और सब मुख्यमंत्री वहां पर जब कमान संभालेंगे, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नतीजे देखना होगा किसके पक्ष में जाता है। तो कुल मिला के कहें दीपावली के बाद यहाँ पर फिर चुनाव में और गर्माजोशी के तरीके से यहाँ पर केदारनाथ चुनाव होने जा रहा है। एक छोटा सा सवाल और है आपसे कमल शर्मा जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये उपचुनाव अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए है उतना ही महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस का क्या कुछ चल रहा है वहां पर? हाँ, कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने भी वहां पर लगातार अगर हम बात करें तो अपने वहां पर जो गणेश गोदयाल है यहाँ पर जो पूर्व अध्यक्ष है उनको वहां पर प्रेक्षक के रूप में बनाया, और भी कहीं कांग्रेस ने भी वहां लगाए लगे थे। लेकिन अभी 30 त्योहार चल रहे हैं, समय भी बहुत है, कांग्रेस भी पूरी तैयारी से लगी हुई है। कांग्रेस का अब यही देखना है कांग्रेस एकजुट होकर वहां चुनाव लड़ेगी, सारे बड़े नेता एकजुट होकर वहां चुनाव लड़ेंगे, पहुंचेंगे, प्रचार करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि प्रत्याशी कौन सा होता है, कि प्रत्याशी को लेके भी अभी उथल पुथल कांग्रेस में जारी है। वही भारतीय जनता पार्टी जब प्रत्याशी सामने आ जाएंगे और सारी चीजें तस्वीर सामने आएंगी तो कहीं ना कहीं एक तस्वीर सामने जरूर निकल के आएगी। अब वही देखना है
कि जब प्रत्याशी निकल के आते हैं, क्या निकल के आता है, भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार चुनाव करती है, कांग्रेस किस प्रकार चुनाव करती है। पर अगर हम चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कांग्रेस से कहीं ज्यादा दिख रही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।